हेलो बच्चों। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं पराजीविता। तो पराजीविता पराजीविता जो है पराजीविता पराजीविता जो है आपको पैरासाइटिज्म कहते हैं। पराजीविता को पैरासाइटिज्म कहते हैं और पराजीविता को पैरासाइटिज्म कहते हैं। इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सहभोगी भागी सजीव पर आश्रित रहते हैं। पराजीविता जो होता है, इस प्रकार का जो सजीव है अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सहभागी सजीव पर आश्रित रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक जो सजीव है वो अपना भोजन दूसरे पर एकदम सहभागी रहता है, दूसरा को घाटा तो नहीं होता है, लेकिन उसकी स्वयं की जीविका चलती है, उसे फायदा होता है। तो दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं, है ना, उसे कहते हैं पराजीविता। आगे है पराजीविता। पराजीविता सजीव अपने परपोषी भोजन प्राप्त करता है। पराजीविता जो है सजीव अपने परपोषी भोजन को प्राप्त करता है एवं परपोषी को समूल नष्ट नहीं करता है। परपोषी को समूल नष्ट नहीं करता। तो परपोषी को से अपना भोजन प्राप्त करता है और परपोषी से अपने भोजन को प्राप्त करता है, लेकिन समूल नष्ट नहीं करता। जैसे ढीला हमसे भोजन तो ले रहा है ना, तो धीजर परजीवी है, लेकिन हमें नष्ट पूरी तरह से नहीं करता। थोड़ी थोड़ी करता है, धीरे धीरे करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं करता है। ये इसकी बात हुई। आगे है इससे कुछ परजीवी सजीव अपने जीवन यापना कुछ परजीवी सजीव अपने जीवन यापना के लिए जीवन पर्याप्त दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना। कुछ जो जीव है सजीव अपने जीवन यापना के लिए जीवन पर्याप्त दूसरों जीवों पर निर्भर रहता है। यदि उनको अपना निश्चित परपोषी उपलब्ध नहीं हो पाता, यदि उनको अपना निश्चित परपोषी उपलब्ध नहीं हो पाता तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे पराजीवियों को अविकल्पी पराजीव कहते हैं। कहता कुछ पराजीव जो होता है सजीव अपने कुछ परजीव सजीव अपने जीवन यापने के लिए जीवन पर्याप्त तक, जीवन के अंतिम तक दूसरों जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि उनको अपना निश्चित परपोषी उपलब्ध नहीं होता, कोई एकदम पक्का परपोषी नहीं मिलता है जिस पर वह जी सके, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे परजीवी को अविकल्पी परजीवी कहते हैं। ऐसे परजीवी को अविकल्पी के परजीवी कहते हैं। ऐसे परजीवी को अविकल्पी परजीवी कहते हैं। तो यही कह रहे थे कि आप विकल्पी परजीवी कहते हैं। अब आगे आप चलिए परजीवी के विशेष अनुकूलन। परजीवी के विशेष अनुकूलन। परजीवियों ने विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं, जैसे कि आसंगी अंगों या चूसकों की उपस्थिति। परजीवी ने विशेष अनुकूलित विकसित किए हैं आसंगी अंगों या चूसकों की उपस्थिति, जिससे वो खून वगैरह चूसते हैं। चूसकों जैसा अंग रहता है ताकि खून चूस सके। आसंगी अंगों या चूसकों की अंगी। पाचन तंत्र का लोप, उसमें पाचन तंत्र का लोप रहता है, पाचन तंत्र नहीं रहता है। उच्च जनन क्षमता और ज़्यादा अपना जनन क्षमता, ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके, उसकी जो उच्च जनन क्षमता रहता है। तो आगे हम पढ़ेंगे परजीवी। आगे हम पढ़ रहे हैं परजीवियों का जीवन यापन। परजीवियों का जीवन चक्र प्रायः जटिल होता है। परजीवियों का जीवन चक्र प्रायः जटिल होता है, जिसमें एक या दो है ना, दो मध्य अवस्था पोषण के अथवा लोगों वाहक होते हैं। कहता है परजीवी का जीवन चक्र प्रायः जटिल होता है, इसमें एक या दो मध्य अवस्था पोषक अथवा रोग वाहक होते हैं, जो इसके प्राथमिक परपोषी के परजीवी पारा
पैरासाइटिजेशन, पैरासाइटिजेशन को सुगम बनाते हैं, पैरासाइटिजेशन को सुगम बनाते हैं। पहला है मानव यकृत पर्णव, मानव यकृत पर्णव, मानव यकृत पर्णव, इसको कहते हैं रिवर फ्रंट, इसको कहते हैं रिवर फ्रंट। मानव यकृत पर्णव रिवर फ्रंट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्य पोषक घोंघों और मछलियों का पर निर्भर करते हैं। कहता है मानव यकृत पर्णव रिवर फ्रंट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो माध्यस्थता पोषण को जैसे घोंघ और मछलियां पर निर्भर करता है। आगे है आपके लिए मलेरिया, मलेरिया परजीवी को दूसरे परजीवियों पर, मलेरिया परजीवी को दूसरे परजीवियों पर फैलने के लिए लोक वाहक यानी मच्छर, मलेरिया परजीवी को दूसरे परजीवियों पर फैलने के लिए लोक वाहक मच्छर की आवश्यकता है। मलेरिया परजीवियों को दूसरे परजीवियों पर, मलेरिया परजीवियों को दूसरे परपोषी पर फैलने के लिए रोग वाहक मच्छर की आवश्यकता है, रोग वाहक मच्छर की आवश्यकता है, रोग वाहक मच्छर की आवश्यकता है। आगे है आपका रोग वाहक मच्छर के लिए आवश्यकता है। अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं, अधिकांश जो परजीवी है परपोषी को हानि पहुंचाता है। हाँ, परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम करते हैं, परपोषी की जो उत्तरजीविता है वृद्धि है और जनन को कम कर सकते हैं और उनके समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं, उनके समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे प्रभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। अधिकांश परजीवी जो है परपोषी को हानि पहुंचाते हैं, परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम, परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं और उनके समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। वे परपोषी कमजोर बनकर उसे प्रभक्षण के लिए असुरक्षित बना देते हैं, कमजोर बनकर प्रभक्षण के लिए असुरक्षित बना देते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, परजीवी दो प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी दो प्रकार के होते हैं, ब्रह्म परजीवी और अंतः परजीवी। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, ब्रह्म परजीवी और अंतः परजीवी। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, ब्रह्म परजीवी और अंतः परजीवी। आगे आपका है ब्रह्म परजीवी, आगे आपका है ब्रह्म परजीवी। ब्रह्म परजीवी जो होता है जिसे इक्टोपैरासाइट कहते हैं, ब्रह्म परजीवी को इक्टोपैरासाइट कहते हैं, ब्रह्म परजीवी को इक्टोपैरासाइट। तो ब्रह्म परजीवी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इक्टोपैरासाइट। वे परजीवी जो अपने भोजन परपोषी की बाहरी सतह से प्राप्त करते हैं, वे परजीवी जो अपना भोजन परपोषी की बाहरी सतह से प्राप्त करते हैं, ब्रह्म परजीवी कहलाते हैं। और जो उदाहरण में आपको दिया जा रहा है, जू है ना, उदाहरण में जू हो गया, मनुष्य पर रहता है। जू बोले तो ढिल्ला जो मनुष्य के पर रहता है, बारों में रहता है। कुत्तों पर चिड़चिड़िया, कुत्तों पर क्या रहता है? तो चिड़चिड़िया रहता है। कुत्ता में जो परजीवी रहते है उसको चिड़चिड़िया बोलते हैं।
अमरबेला भी जो एक परजीवी है। कॉपीपोडस आदि जो है एक परजीवी है। अमरबेला, कॉपीपोडस। अंतःपरजीवी कहते हैं इंडो पैरासाइट को। अंतःपरजीवी कहते हैं इंडो पैरासाइट को। वे परजीवी जो 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 शरीर के विभिन्न स्तरों या यकृत, लीवर, फेफड़ों, रंग्स, लाल रुधिर कणिका आदि में रहते हैं, है ना। वे परजीवी जो परपोषी के शरीर से भिन्न स्तरों जैसे यकृत हो गया, फेफड़ा हो गया, जो शरीर के अंदर रहे, है ना, लाल रुधिर कणिका में होगा आदि में रहते हैं, अतः उसे परजीवी कहते हैं, अंतःपरजीवी कहते हैं। अतः उसे क्या कहते हैं? अंतःपरजीवी कहते हैं। आधा उसे अंतःपरजीवी कहते हैं। आगे है आपका अंडपरजीविता। ध्यान से सुनो, अंडपरजीविता किसको कहते हैं? तो अंडपरजीविता जो है, अंडपरजीविता पक्षियों में अंडे परजीविता बरद ब्रूड पैरासाइट का एक अच्छा उदाहरण है ना। पक्षियों में अंडा प्राजीवता बरद पैरासाइटिज्म। बरद मीन्स खून, है ना। ब्रूड पैरासाइटिज्म का अच्छा उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी में अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है। जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे के परपोषी घोंसले में देता है और परपोषी अंडों को सेने इनक्यूबेट देता है। उदाहरण कोयला। पक्षी अंडा में परजीविता ब्रूड पैरासाइटिज्म का अच्छा उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी जो होता है वो अपने अंडा परपोषी घोंसले में देता है। आप जानते हैं कि कोयल एक ऐसी पक्षी है जो खुद घोंसला कभी बनाती नहीं है, तो कौवे के घोंसले में देती है। तो इसको कहते हैं अंडा परजीविता, क्योंकि ये दूसरे के पक्षी पर निर्भर रहते हैं, ये दूसरे के पक्षी पर बढ़ते हैं, अब वो आगे बढ़ते हैं, है ना। कोयल अपने बच्चों को पालता नहीं है, इसी को कहा गया अंडा परजीविता। आगे है आपका सहभोजिता हम बता चुके हैं। इसको अंग्रेजी नाम है कॉमेंसालिज्म। तो यह क्रिया पारस्परिक की क्रिया है। जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी को ना लाभ ना हानि होती है। सहभोजिता में एक को तो फायदा होता है, दूसरा को ना फायदा और ना घाटा होता है। एक जीव को फायदा होता है, दूसरे को ना तो फायदा और ना ही घाटा होता है। आम की शाखा पर अधिपादप एपीफाइट के रूप में उगने वाला ऑर्किड और बेहेल की मीठे पीठ पर रहने वाला बर्नमोल ब्रांकल्स को फायदा होता है। आम की शाखा पर अधिपादप अधिपादप का अंग्रेजी होता है एपीफाइट। अधिपादप का अंग्रेजी होता है एपीफाइट के रूप में उगने वाला ऑर्किड और बेहेल की पीठ में रहने वाला
वर्णकाल ब्रांकर्स को फायदा होता है, ब्रांकर्स को फायदा होता है, जबकि आम और बहेर को फायदा या नुकसान नहीं होता। आम या बहेर को फायदा या नुकसान नहीं होता, फायदा या नुकसान नहीं होता है। पक्षी, बगुल और चरण पशु, पक्षी, बगुला और चरण पशु निकट सहचार में रहते हैं, निकट सहचार में रहते हैं। पक्षी, बगुला और चरण पशु, पक्षी, बगुला और चरण पशु निकट सहचार में रहते हैं, जो सहभोजिता, जो सहभोजिता, जो सहभोजिता, जो सहभोजिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। पक्षी, बगुला और चारण पशु निकट सहचार में रहते हैं, जो सहभोजिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहाँ पशु चलते हैं उसके पास बगुला भोजन प्राप्ति के लिए रहता है, जहाँ पशु चलते हैं उसके पास बगुला भोजन प्राप्ति के लिए रहता है, क्योंकि पशु के चरण पशु बृहस्पति को हिलाते हैं, जिससे कीट बाहर निकलता है तथा बगुला का उन कीटों को खाते हैं। तो यहाँ देखिए पशु तो चल रहा है, पशु जो है घास खा रहा है, और पशु जब घास खा रहा है, चल रहा है, पौधे हिल रहा है, तो कीट निकल रहे हैं, और कीट को बगुला खाता है। इसमें आपको पशु को बगुला से कोई लाभ नहीं है। बगुला रहता ना रहता उसका पेट भरता ही, लेकिन बगुला को लाभ है उसको खाने से, क्योंकि वह पौधा हिलता है तो कीट निकलता है, तो बगुला का पेट भरता है। इसी को कहते हैं सहभोजिता, इसी को कहते हैं सहभोजिता। आगे है सहभोजिता का दूसरा उदाहरण, सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनीमोन। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनीमोन में दंशन स्पर्शक होते हैं। समुद्री एनीमोन में दंशन स्पर्शक होते हैं, जिससे उनके बीच में रहने वाला क्राउन मछलियां को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है, जिससे उनके बीच रहने वाला क्राउन मछलियों को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है। परभक्षी दंशन स्पर्शक को से दूर रहते हैं, परभक्षी दंशन स्पर्शक से दूर रहते हैं, परभक्षी दंशन स्पर्शक से दूर रहते हैं। अगला है सहोपारिकता, सहोपारिकता म्यूटालिज्म, सहोपारिकता म्यूटालिज्म, सहोपारिकता म्यूटालिज्म कहता है इस पारस्परिक क्रिया में परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। इस पारस्परिक क्रिया में परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों में लाभ होता है। यहाँ दोनों के जीवित रहने के लिए अस्थायी रूप से एक दूसरे के जीवन यापन करना आवश्यक होता है। अस्थायी रूप से एक दूसरे के जीवन यापन करना आवश्यक होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषण शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच, कवक और प्रकाश संश्लेषण शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपारिका संबंध का उदाहरण लाइकेन है। कवक और प्रकाश शैवाल है ना, यहाँ पर यही समझा जाए है ना। कहता कि दूसरा एक तो हो गया, दूसरा आपका है कवक और प्रकाश संश्लेषण शैवाल। अब कवक और प्रकाश संश्लेषण शैवाल में क्या अंतर है, क्या सहोपारिकता है, ध्यान से समझिए। तो साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपारिकता का संबंध उदाहरण है लाइकेन, जिसे कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल माइक्रोहाइजल सहचार्य है, माइक्रोहाइजल सहचार है। कवक मृदा से अत्यावश्यक
कवक मृदा से अत्यावश्यक तत्व के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं। कवक मृदा से अत्यंत आवश्यक पोषक तत्वों को अन्वेषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को कार्बोहाइड्रेट भोजन देते हैं। पादप कवकों को कार्बोहाइड्रेट भोजन देते हैं। पादप कवकों को कार्बोहाइड्रेट भोजन देते हैं। आगे का है लाइकेन में मुख्यतः कवक व शैवाल की सहजीविता यहाँ देखिए सहजीविता होती है। शैवाल भोजन निर्माण करते हैं, जबकि कवक जल का अवशोषण एवं आश्रय प्रदान करने के लिए कार्य करता है ना। कवक क्या करता है? शैवाल भोजन का निर्माण करता है, जबकि शैवाल जो है क्या करता है? कवक के जल का अवशोषण एवं आश्रय प्रदान करने का कार्य करता है ना। जल का अवशोषण करने का और आश्रय का प्रदान करने का कार्य करता है। सहपाकारिता पादप प्राणी संबंधी में पाई जाती है। सहपाकारिता पादप प्राणी संबंध में पाई जाती है। पादप प्राणी में सहपाकारिता पाई जाती है। सहपाकारिता जो है पादप प्राणी के संबंध में पाई जाती है। पादपों को पुष्परागित और बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता की जरूरत होती है। प्रकीर्णन में ध्यान समझिएगा। प्रकीर्णन में अनेक जंतु जैसे बंदर, गिरहारी, पक्षी तथा कीट सक्रिय भूभाग निभाते हैं। विभिन्न जंतु एवं पक्षी फलों व बीजों को खा लेते हैं। बीजों को खा लेते हैं तथा ये अन्य स्तरों पर मल विसर्जन करते हैं और दूसरी जगह पर जाकर क्या करते हैं? मल विसर्जन करते हैं। इनके मल के साथ बीज भी बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं। फल तो खा लेते हैं लेकिन बीज नहीं पचा पाते हैं। अब बीज सुरक्षित निकल जाता है। इसी प्रकार बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है, बीजों का फैलाव हो जाता है, बाद में बीज से पेड़ बन जाता है ना। फल के साथ साथ बीज भी खा गया, बीज को नहीं पचा पाया, फल को पचा गया और मल जब विलायत्रिंग किया तो मल के साथ साथ उसका बीज भी बाहर आ गया। इस ढंग से बीजों का प्रकीर्णन हो गया। आगे है बीजों का प्रकीर्णन। अनेक पौधे में संपन्न होने वाली परागण की क्रिया में कुछ प्राणियों व कीटों जैसी मधुमक्खियों, तितलियां तथा कुछ पक्षियां की विशेष भूमिका रहती है। ये मकरंद प्राप्त करने के लिए पुष्प पर जाते हैं। मतलब कि पुष्प का रस को मकरंद कहते हैं। मकरंद प्राप्त करने के लिए पुष्प पर जाते हैं। इसके ऊपर इसके बदले पराग कणों का एक पुष्प
दूसरे पुष्प के वार्तिकाग्र पर स्थानांतरित करके परागण की क्रिया को संभव करते हैं। रस तो पिया, रस पीने के बदले क्या किया, उसका परागण दूसरे फूल के वार्तिकाग्र पर छोड़ दिया। अब फूलों का मिलन हो गया, अब उससे फल बन गया। यह फूलों को कुछ दे के गया, कुछ लाभ लिया तो कुछ लाभ दे दिया, कुछ लाभ लिया तो कुछ लाभ दे दिया, दो प्रेमियों को मिला दिया। आगे रहा है सवाल, अंजीर के पेड़ों की अनेक जातियां, अंजीर के पेड़ों की अनेक जातियां में वर्ग की परागणकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। अंजीर के पेड़ों में की अनेक जातियों में बर की परागणकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। अंजीर की जाति केवल इसके साथ बरम की जाति से परागित हो जा सकती है। अंजीर की जाति केवल इसके साथी बर की जाति से ही परागित हो सकती है। अंजीर की साथी जो है परागित होगा किससे, बर की जाति से, बर की दूसरी जाति से नहीं, बल्कि उसके दोस्त वाली जाति से। मादा बर फल को न केवल अंड निषेचन ओविपोजिटर के लिए काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर भी वृद्धि कर रहे बीज को दिबंकों को लार्वा के पोषण के लिए प्रयोग करती है। आगे है, अंडा देने के लिए उपयुक्त स्थल को तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्प क्रम को परागित करती है। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्धनशील बीज बर के डिंबकों को आहार के रूप में देती है। इसके बदले में अंजीर कुछ परिवर्धनशील बीज बर के डिंबकों को, बर के लार्वा को आहार के रूप में देती है। अब यहाँ पर फोटो है, फोटो देखना है देख लो, है ना। ये जो फोटो है, बस फोटो है, सापकारता का उदाहरण है। इसमें दिखाया गया अंजीर व बर के बीच पारस्परिक क्रिया। अंजीर अलग पेड़ है, बर का पेड़ अलग है, दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया होता है ना। एक दूसरे की मदद से दोनों क्या होते हैं, जीते हैं। यहाँ देखो, फूल का जो रस लिया है, रस लेके जाएगा और क्या करेगा, और अपना पराग नलिका में डाल देगा। इसमें आपका प्रश्न आ गया है, कह रहा है कि स्वयं हल करे, सहजीविता का एक उदाहरण दे। सहजीविता वैसा होता है जो क्या होता है, दोनों को परस्पर लाभ होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि सहजीविता का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर भी आंसर दिया है ना, आप अपने से दे सकते दीजिए, नहीं तो यह दिया है, मटर व राइजोबियम जीवाणु का सहजीविता का उदाहरण है। मटर और राइजोबियम है ना, मटर और राइजोबियम जीवाणु का सहजीविता का उदाहरण है। तो मटर मतलब होता है गादा, है ना, और गादा के आपका जड़ में राइजोबियम जीवाणु रहता है और उससे पोषण ग्रहण करता है ना। और साथ में जो राइजोबियम है ना, वो वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देता है, और जिसको ये मटर जो है उपयोग में ले आता है। तो एक दूसरे को फायदा ही फायदा हो रहा है।
दोनों एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं, इसलिए इसका उदाहरण जो है आपको सहजीविता में आया, सहजीविता में आया। दूसरा है बगुला और भैंस से किस प्रकार का पारस्परिक निर्भरता होती है। तो बगला और भैंस में बगला का जो चमोकन होता है वो भैंस का जो चमोकन होता है वो बगला खा लेता है, और इसे दोनों को भैंस को भी उस चमोकन से निजात मिल जाता है। यानी यह सहजीविता का उदाहरण है, यह भी सहजीविता का उदाहरण है। तो इसमें भी आंसर हम देखेंगे सहजीविता होना चाहिए। बगुले और भैंस जो है साहोपकारिता यानी सहभागिता प्रकार के पारस्परिक निर्भरता है, वही सहजीविता को दूसरा नाम सहपकारिता अथवा सहभागिता के बारे में बताया गया है। आगे है अगला प्रश्न आपका है, अगला आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो टाइम तो चल रहा है। हाँ, देखिए हिल नहीं रहा है। हाँ, हिला। तो यही बोल रहे थे, नेट इशू है।